नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सत्र में सबसे बड़ी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के संदर्भ में, और इस आयोजन को करने वाले सदस्यों, करने वाले जो आयोजन समिति है उसके सदस्यों से बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपको मैंने पहले ही इससे संबंधित एक वीडियो में कहा था कि इस प्रतियोगिता को आयोजन करने वाली समिति और उसके पदाधिकारियों से हम बात करेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी को क्या वो अंतिम रूप दे चुके हैं और कितने उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता को लेकर, क्योंकि इस प्रतियोगिता का यह 10वां संस्करण है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जो कि डिक्टम्स सोसाइटी द्वारा, डिक्टम समिति द्वारा आयोजित किया जाता है, शिवाजी महाविद्यालय की वाद विवाद समिति द्वारा। तो आज हम इसी आयोजन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे कि आयोजन जो किया जा रहा है उसकी तैयारी कितनी हुई है और क्या क्या नई चीजें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 10वां संस्करण है इस प्रतियोगिता का। तो बात करेंगे, हमारे साथ समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें अध्यक्ष से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उनकी तैयारी क्या है और वो इस प्रतियोगिता को लेकर कितने उत्साहित हैं। और जैसे हम कहते हैं कि डिक्टम का जो आयोजन का एक इतिहास रहा है उसके बारे में क्या समझते हैं। सबसे पहले सौरभ, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। तो सर्वप्रथम तो मैं सौरभ। यही बताना चाह हम्म। सर्वप्रथम तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब आप किसी समिति से जुड़ते हैं और उस समिति का एक अपना आदर्श वाक्य हो और अपना एक इतिहास हो जो कि बहुत ही गौरवान्वित इतिहास हो, और उसको अगर आपको पालन करने का मौका मिले और उसे अगर आपको आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो सबसे बड़ा ये गौरव का विषय होता है। तो जैसा कि अभी मैं डिक्टम के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हूँ, तो जब मैं इस सोसाइटी में आया था, इस समिति में आया था, तो कुछ सपने थे जो मैं लेकर आया था। उस सपनों को मैं पूरा कर रहा हूँ। और अब जब मैं आयोजक की भूमिका में हूँ और उस आयोजक की भूमिका में होते हुए मेरे अंतर्गत डिक्टम का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है शिवाजी भोसले का, तो ये तो बहुत ही गौरव का विषय है मेरे लिए और मेरे जितने भी समिति के सदस्य हैं, मेरी जितने भी पदाधिकारी और अन्य हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। रही बात कि कैसे अभी तैयारियां चल रही हैं, तो तैयारियां भैया हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं। और ये तैयारियां को अगर अभी से हम खुलासा करना चालू करें तो शायद हमारे लिए रात भी कम पड़ सकती है कि कितनी तैयारियां हमें जोरों शोरों से चल रही हैं। तो मैं हम मैं यही मैं बताना। मैं सौरभ, मैं पूछता हूं और उस सवालों के जवाब में आप देते रहेंगे तो हम हमें और सभी को पता चलता रहेगा कि तैयारियां क्या हो रही हैं। चूंकि ये 10वां संस्करण है, तो इसमें चूंकि और पिछली बार ही हमने जो है ये डिक्टम की तरफ से आयोजित संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में देखा था कि 50 से ज्यादा टीमें आई थी। तो लगभग 52 के आसपास या 50 टीमें थी। 50 तो निश्चित तौर पर थी, उससे ऊपर ही हो सकती है। इस बार टीमों की संख्या कितनी आपने रखी है? इस बार हमने टीमों की संख्या बढ़ाकर और डीयू वाद विवाद सर्किट के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या रखते हुए हमने 54 टीमों की घोषणा की है इस बार। ठीक है। तो क्या 54 टीमें जो है वो आपको कंफर्मेशन आपने दे दिया है उन सभी को? जी, हमने 54 टीमों को कंफर्मेशन दे दिया है, उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुका है। उन सभी को उनका स्लॉट आवंटित कर दिया गया है और वो सभी प्रतिभागी समूह में जुड़ भी चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि डीआरएस का भी नियम यहाँ पर होता है, तो उससे संबंधित क्या कुछ और भी तैयारियां की गई हैं? मतलब जी, जैसे उसका इस मैनेज बार करना, डीआरएस। अगर कोई लोग डीआरएस लेते हैं या एक साथ कई डीआरएस आ जाते हैं, उसका मैकेनिज्म हमने तैयार कर रखा है। जी, इस बार भी हमने उसका मैकेनिज्म तैयार कर रखा है। उसकी नियमावली सभी प्रतिभागियों को उनके साथ साझा कर दी जाएगी। और जैसा कि कुछ नियमावली है जो हमने इस बार बनाया है, उसमें हमने साफ तौर पे कुछ चीजों को लिखा है कि अगर आप डीआरएस लेते हैं और आपकी जो वहां पर एडजुडिकेशन वाले निर्णायक मंडली बैठी है, उनका डिसीजन अगर सर्वमान्य तरीके से आता है कि अगर 3 का पैनल बैठा हुआ है और तीनों अधिनिर्णायकों का मानना है कि किसी टीम के पक्ष में डिसीजन जा रहा है या उनके विपरीत जा रहा है,
है, तो उस स्थिति में प्रतिभागी समूह जो रहेंगे वो डीआरएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर भी किसी अधिनिर्णायक का डिसीजन 2-1 से या 1-2 से आता है, तो उस स्थिति में जो हमारे प्रतिभागी हैं वो डीआरएस का उपयोग कर पाएंगे, और उनका जो डीआरएस की समीक्षा है हमारे निर्णायक मंडली द्वारा की जाएगी और उसको पलटा भी जाएगा। और जो डीआरएस है, इस बार सबसे जो हमने बदलाव किया इसमें हमने ये कहा है कि डीआरएस को बदलाव हमने ब्लंडर मिस्टेक को चेंज करने के लिए लिखा गया है, जिसमें कि अगर कोई भारी भरकम उसमें गलतियां या त्रुटि होती है तो उसमें बदलाव की जाएगी। ये नहीं, डीआरएस इसके लिए नहीं बनी है कि आपको अगर एकदम क्लोज मैचेस चल रहे हैं, कि मतलब एकदम मैच जो है एकदम एकदम एक दूसरे को बहुत ही टक्कर का मुकाबला चल रहा है, तो उस स्थिति में डीआरएस का प्रयोग, मेरा मानना है कि प्रतिभागी समूह को लेने से बचना चाहिए, कि उसमें डीआरएस का उपयोग कुछ नहीं रहता, वो जज का जो रहता है उस पर लिया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और सभी को ये जानना चाहिए कि ये डीआरएस जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके आगे अगेंस्ट में निर्णय आ गया है तो आप डीआरएस का ही इस्तेमाल कर लें। बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन जो है इस बार दिया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। चलिए, कुछ और अन्य सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिभा कोर मेंबर हैं और श्रेया, आयुष, ये सभी कोर मेंबर हैं। तो प्रतिभा, सबसे पहले आप हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि तैयारियां, चूंकि आप कोर मेंबर हैं, तो आपने किस तरीके की तैयारियां की, किस तरीके की मेहनत की और कितनी उत्साहित हैं आप? नमस्कार भैया। और बात अब आप अगर उत्साह की करती हैं तो बहुत ज्यादा उत्साह है पूरी समिति सदस्यों में और सभी समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के अंदर। और जो समिति सदस्य हैं वो पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफलता से आयोजित करने के लिए अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स को बुलाने की तैयारी हो, चाहे वो सोसाइटी को मैनेज करने की तैयारी हो, चाहे वो पूरे कॉलेज को डेकोरेट करने की तैयारी हो। पूरी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही नियमित रूप से और बहुत ही आयोजित रूप से चली आ रही हैं। और हमारा सबका ये प्रयास रहेगा कि किस तरीके से हम इस वाद विवाद प्रतियोगिता को एक इंक्लूसिविटी दे सकें, किस तरीके से हम इस वाद विवाद प्रतियोगिता को समायोजित कर सकें, और वे किस तरीके से हम यहाँ पर एक सभ्य व तार्किक विवेचना को समाज में या फिर पूरे ड्यू सर्किट में किस तरीके से हम एक तार्किक विवेचना को परिभाषित कर सकें। हाँ, तो प्रतिभा, एक बात और ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम 10वीं संस्करण को कर रहे हैं, तो जो सजावट है, जैसे कि आप ऑडिटोरियम को, जो इनॉग्रल सेशन होता है उसकी सजावट, और उसमें उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है, सजावट हमें कैसी देखने को मिलेगी? मतलब आप सजावट संक्षेप भैया में बता बहुत सकते हैं, मतलब पूरा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या हम कैसे सजाएंगे, लेकिन उसका एक हम ये बता सकते हैं कि कैसा हमने करने का सोचा है। जी बिल्कुल भैया। तो सजावट की अगर बात करें तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि जितना भव्य हो सकते हैं उतना भव्य तरीके से हम पूरा जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय परिसर है, और जितना हमारा ऑडिटोरियम है या फिर जो रूम्स के अंदर हम करवा रहे हैं वहां पर भरपूर तरीके से हम उस चीज को वहां पर डाल सकें। और दूसरा ये है कि हम इस बार ये है कोशिश करेंगे कि हमारा जो आयोजन है वो भव्य है। वो सबको पता है कि शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे भव्य और सबसे विशाल प्रतियोगिता है वाद विवाद की। और इस बार सजावट और सबके माध्यम से वो भव्यता सबको नजर भी आएगी भाई। चलिए, तो इसके साथ हमारे साथ और भी अन्य सदस्य हैं, श्रेया भी हैं। तो श्रेया, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है इस प्रतियोगिता में, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरे तरीके से, क्योंकि हम 10वें संस्करण में हैं, तो जो जिम्मेदारी हमें दी गई है हम उसको पूरी तरीके से निभा सकें, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ हमें जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने के लिए आप कितनी उत्साहित हैं और कितनी मेहनत कर रही हैं, श्रेया? जी भैया, जो इस बार मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो है एंकरिंग की, मंच संचालन की। तो जो शिवाजी भोसले का मंच संचालन करना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बार वो अवसर मुझे दिया गया, उसके लिए उत्साहित तो हम सभी बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से जब आपको ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिले इतने भव्य आयोजन में, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, तो वो अपने आप में एक उपलब्धि, अपने आप में एक उत्साह का विषय है।
तो हम्म। अपनी जिम्मेदारी को लेके आशा मतलब खुद से उम्मीद कर रही हूँ कि जो मुझे चीजें अलॉट की गई हैं, जो भूमिका निभाने को दिया गया है, उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। और उसकी तैयारी की जब हम बात करें तो तैयारी भी उसकी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। जितने हमारे अग्रज हैं, जितने हमारे शिक्षकगण हैं, सब उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। सब उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं बार बार कि कहीं कोई गलती से भी कुछ छूट ना जाए, या फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गलत वे में डिलीवर ना हो। तो इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है, बाकी तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है सौरभ, एक बात और, चूंकि आप अध्यक्ष हैं तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो उसमें हम ये चाहेंगे आप ये बताएं हमें कि चूंकि प्रतिभागियों की संख्या बढ़ चुकी है और डीआरएस का नियम भी है, तो इसके लिए जो आपने अपने वॉलेंटियर्स, खास तौर पे चूंकि सेकंड ईयर के पास एक्सपीरियंस है, थर्ड ईयर के पास एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट ईयर है उसको क्या विशेष ट्रेनिंग, विशेष चीजें आपने सिखाई या बताई हैं? उनकी मेहनत, उनसे आप काम लेने वाले हैं उनको, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे, वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए क्या कितने तैयारियां आपने की हैं? रही बात भैया कि जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर को क्या क्या काम करना है इसका कार्यक्रम में, तो सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर का काम होता है वो होता है कि वो अपनी भूमिका एज ए रनर, कि रनर की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझें। जो हमारी डीआरएस की प्रक्रिया है उसको, उसकी नियमावलियों को पूर्ण तरीके से समझें, ताकि जब भी किसी प्रकार की प्रतिभागी समूह को संचय हो या किसी प्रकार के उसमें आशंका हो या किसी प्रकार का उन्हें डाउट हो, तो उस जवाब को वह पूर्ण रूप से उन्हें दे सकें और हम तक उन जानकारियों को ला सकें। तो उनकी जो जिम्मेदारियां इस बार उन्हें दी गई हैं, पहली जिम्मेदारी उन्हें यही दी गई है कि वो अपनी रनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अच्छे से निभाएं। दूसरी उनकी जो जिम्मेदारी है कि वो जो डीआरएस की प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से समझें और जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है उसका आनंद लें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो जो प्रतिभा भी बात कर रही थी कि भव्य हम लोग डेकोरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें वो लोग पूर्ण रूप से संलग्न हैं। ठीक है। तो आप सभी जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक सवाल और, चूंकि ऐसा हम लोग जानना चाहते हैं और ऐसा सभी प्रतिभागी जानना चाहते हैं, खास तौर पे जो नए प्रतिभागी आने वाले हैं हमारे प्रतियोगिता में। और हम सभी जानते हैं कि शिवाजी भोसले में अनुभव के साथ साथ जो नए लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं। तो विषय की जो तैयारी है, और क्या विषय हमने कुछ विशेष, जैसे होता है कि हम 10वां संस्करण कर रहे हैं, तो क्या 10वें संस्करण से संबंधित कुछ विशेष विषय बनाए गए हैं जो कि बहुत रुचिकर हो सकते हैं, और ऐसा लग सकता है कि जो अनुभव वाले डिबेटर्स हैं उनके लिए भी आसान है, और जो नए डिबेटर्स हैं वो भी विषयों को आसानी से समझ सकते हैं? तो आप तीनों में बता सकते हैं कि विषय को लेकर कितनी मेहनत की गई है? जब बात आती है भैया विषय को लेकर, तो शिवाजी का हमेशा से ये प्रचलन रहा है और डिक्टम तर्क वितर्क समिति इसके लिए बहुत ही प्रचलित है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि हम हमेशा से विषय अपने रुचिपूर्ण रखते हैं। और जब बात की जाए कि ये हमारा 10वां संस्करण है, तो इसमें भी प्रतिभागियों को जो विषय मिलेगा वो बहुत ही रुचिपूर्ण विषय मिलेगा। प्रतिभागियों को ऐसा विषय मिलेगा कि किसी पक्ष के प्रति कोई भी विषय झुका नहीं रहेगा। आप ये देख पाएंगे कि दोनों पक्ष इस पे बराबरी हक से अपना पक्ष रख पाएंगे और विपक्ष भी अपना जो मत है वो भी अपना मत पूर्ण रूप से रख पाएगा। तो ये हम लोग ने इसको सुनिश्चित किया है कि जो भी विषय बने वो विषय कभी ऐसा ना हो कि एक पक्ष को लगे कि सिर्फ उसी का डिबेट है या दूसरे पक्ष को लगे कि सिर्फ उसी का डिबेट है। ठीक है श्रेया, आप बताएं हमें कि खाने की क्या व्यवस्था की गई है और उसको कौन देख रहा है? और उसमें अगर मेन्यू तो खैर छोड़ देंगे, भैया, लेकिन खाने की व्यवस्था कैसी है? जी भैया, खाने का हम खाने आपको बताते हैं कि खाने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से आयोजन कर रखा है कि हम सभी प्रतिभागियों को एक अच्छा खाना प्रदान करें। और और जैसे कि सब जो बाहर से आमंत्रित निर्णायक आ रहे हैं उनके लिए भी हम एक अच्छा जो खाना है वो उनको दें, ताकि उनको खाना खाने में मजा आए और उसके बाद दिन भर वो एनर्जेटिक महसूस करें और हैवी प्रतियोगिता नहीं होने का वाला इस है, तरीके से। खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी तो आप और अच्छा डिबेट करेंगे। जी। ठीक है श्रेया,
तो और एक और चीज इम्पोर्टेंट होती है कि अगर जा रहे हैं तो फोटोग्राफी और दूसरी और चीजें, खैर तर्कज्ञान वहां रहेगा कि सारी चीजों को कवर करेगा ही, लेकिन फिर भी फोटोग्राफी और दूसरी अन्य चीजों की भी व्यवस्था है। जी भैया, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि तर्क ज्ञान है, तो फिर वो तो हमारा एवरग्रीन कैमरा, वो तो हमारे साथ हमेशा से ही रहेगा। जितने भी वक्त आएंगे उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें ली जाएंगी, और वो उनकी डिबेटिंग करियर में वन ऑफ द बेस्ट तस्वीरों में से एक रहेगी, जो कि शिवाजी भोसले की जो तस्वीरें होंगी। बाकी तर्क ज्ञान है हमारी जो खुद की समिति है, उसके भी कुछ सदस्य हैं जो कि जिनके पास कैमरा की व्यवस्था है। बाकी जो शिवाजी महाविद्यालय उसकी जो सोसाइटी है, उनकी तरफ से भी कुछ लोग रहेंगे, तो कैमरा और तस्वीरों की कहीं कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, तो सभी लोग तैयार होकर आएंगे विषय के हिसाब से और फोटो के हिसाब से और डिबेट करने के हिसाब से। इसी शुभकामना के साथ जो है हम सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक अच्छे माइंडसेट के साथ आएंगे कि हमें डिबेट करनी है, अच्छी डिबेट करनी है, तर्क के साथ बात करनी है, जीत और हार को सहज स्वीकार करना है। और आप सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और आप सभी के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि इस आयोजन को सफल बनाना है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सौरभ, अंत में अगर कुछ कहना चाहते हैं प्रतिभागी जो आपके यहाँ आ रहे हैं उनके लिए, और उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। प्रतिभागियों से मेरा यही कहना है भैया कि शिवाजी महाविद्यालय की डिक्टम तर्क वितर्क समिति आप सभी का सहृदय से इंतजार कर रही है और स्वागत करने के लिए तत्पर है। तो आप सभी से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग आएं और यहाँ पर तर्क वितर्क के महासंग्राम में अपना प्रतिभाग कर कर हमें खुशियां प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और पूरी तैयारी के साथ आप लोग सभी प्रतिभागियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग उसको एक सफलता के नए कीर्तिमान के रूप में जरूर दिखाएंगे हमें कि हम जिस आयोजन की सफलता के लिए, जिस समय प्रबंधन के लिए जाने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर वह अभी भी बरकरार है। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं देते हैं। और जरूर जो लोग वीडियो देख रहे हैं तर्क ज्ञान को देखते रहिए कि आप सभी तक सारी गतिविधियों की सूचना तर्क ज्ञान पर जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।